ऊपर छत पर एक बार फिर तबले खड़कने घुंघरू बजने लगे। मुजरा फिर शुरू हो गया था। मैं उस मुजरे के दौरान ही वहां से भागना चाहता था। मुजरे के शोर में ऊपर वाले उस औरत के शोर मचाने की आवाज नहीं सुन सकते थे। और गली बिल्कुल खाली थी। गली में कोई भी दरवाजा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े लगते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात इतनी गुजर गई कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था। मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी औरत अभी तक मेरे घुटनों पर सर रखे बैठी थी। खुदा जाने वो मुंह ही मुंह में क्या अला बला पड़ रही थी। मोमबत्ती उस खिड़की की सिल में पड़ी थी जिसको खोलकर मुझे गली में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से उस औरत के सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। चारपाई के पास एक सुराही रखी हुई थी जिसके ऊपर गिलास ऊंधा पड़ा हुआ था। बेचारी औरत ये सुनकर जल्दी से उठी और सुराही के पास जाकर गिलास में पानी डालने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से उठा और लपक कर खिड़की की तरफ गया। खिड़की की कुंडी खोली और दूसरे ही लम्हे अंधेरी गली में था। मुझे अपने पीछे दीवानी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मेरे स्वामी कहकर मुझे पुकार रही थी। ये आवाज तबले और घुंघरुओं के शोर में दब कर रह गई थी। और मैं गली में से होकर बाजार में आ गया। गली में मैं दौड़ता हुआ बाजार में आते ही आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। बाजार में पहले जितना रश नहीं था। सिवाय पान सिगरेट की दुकानों के बाकी सारी दुकानें बंद हो गई थी। तमाशबीन गले में हाथ डाले इधर उधर मंडलाते फिर रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता राम बाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। चौक में रौनक ज्यादा थी। वहां एक शराबी ने हड़बोंग मचा रखा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। मुझे मौका मिल गया। यह मैंने देख लिया था कि वहां पुलिस का सिपाही कोई नहीं था। चौक के बाएं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन आता था। मैं उस तरफ जाने के बजाय सामने वाली गली में घुस गया। यह गली दूसरे बाजार की तरफ निकलती थी। उन रस्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। बाजार खाली पड़ा हुआ था। यहाँ से मैं पाथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर आ गया। मेरे बाएं जानिब शरीफपुरे की आबादी थी जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब उसका नाम सैयद साहब के बयान के मुताबिक सिखों ने सिंहपुरा रख दिया था। जीटी रोड पर से मैं दूसरी जानिब खेतों में उतर गया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रात का वक्त था। सड़क पर से कभी कभी कोई ट्रक या तांगा वगैरह गुजर जाता था। चारों तरफ रात के अंधेरे ने चादर तान रखी थी। मैं राम तलाई से भी आगे निकल आया। फिर बाएं जानिब मकबूलपुरे वाली बस्ती आई और वो भी गुजर गई। उसके बाद बिजली वाले नहर का पुल आया। मैंने अच्छी तरह चारों तरफ देखभाल कर पुल अबूर किया। अब मैं गैर आबाद इलाके में दाखिल हो चुका था। खेतों की बजाय अब मैं सड़क के किनारे किनारे टालियों के दरख्तों के नीचे से होकर चलने लगा था। दूर से किसी ट्रक या बस की रोशनी नजर आती तो मैं खेत में छुप जाता। इस तरह मैंने काफ़ी फासला तय कर लिया था। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे बदन में जवानी का खून था। थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन रात भर पैदल चलना भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ चलना चाहिए ताकि अगर किसी रेलवे स्टेशन पर जालंधर की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी नजर आए तो उसमें सवार हो जाऊं। रेलवे लाइन का टिकट मेरे पास ही था। मुझे ये मालूम नहीं था कि रेलवे लाइन किस तरफ है। मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में आ गया। फसल ऊंची नहीं थी। मुझे किसी सिग्नल की बत्ती की तलाश थी। मैं खेतों में चलता रहा। कोई आधा घंटा चलने के बाद मुझे दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। मैं उस तरफ चलने लगा। वहां से रेलवे लाइन ज्यादा दूर नहीं थी। रेलवे लाइन की पटरी जमीन से ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी दूर तक चला हूँगा। मुझे थकावट महसूस होने लगी। जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। अभी तक कोई स्टेशन भी नहीं आया था। मैं सांस लेने की खातिर रेलवे लाइन के पास बैठ गया। मुझे पीछे से रेल के इंजन की सीटी की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। दूर इंजन की लाइट चमक रही थी। मैं लाइन से नीचे उतर आया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी शोर मचाती गुजर गई। जब तक ट्रेन की पिछली लाल बत्ती मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई मैं उसे देखता रहा। मैं उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकता था। यह भी मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कितनी दूर है। जब थकावट कुछ दूर हुई तो मैं उठकर लाइन के साथ साथ चल पड़ा। यह इत्मीनान जरूर था कि मैं अमृतसर पुलिस के चुंगल से निकल आया था। रात बड़ी खामोश थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नहर का पुल आया। मैंने लाइन के दरमियान से संभल संभल कर पांव रखते हुए पुल अबूर किया। दूर खेतों में किसी गांव की बत्तियां जलती नजर आईं। फिर यह गांव भी गुजर गया। मैं चलते चलते वाकई थक गया था। मैंने सोचा कि कोई महफूज सी जगह देखकर बाकी रात वहां आराम करना चाहिए। जब सुबह हो तो उसकी रोशनी में सफ़र करना चाहिए।
अंधेरे में सवाई खेतों पर फैली हुई धुंधली सी तारीकी के और कुछ नहीं नजर आ रहा था। मैं एक जगह थक कर बैठ गया। मेरी आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। मैंने देखा कि रेलवे लाइन के नशेब में एक चबूतरा सा बना हुआ था। मैं ढलान से उतरकर वहां आ गया। ये चबूतरा पक्की ईंटों का बना हुआ था और छोटा सा था। पता नहीं ये किसने बनवाया हुआ था। बहरहाल रात बसर करने के लिए ये अच्छी जगह थी। पंजाब में मार्च के दिनों में रातें खुश्क होती हैं। मेरा बदन गर्म था। मैं चबूतरे के फर्श पर एक ईंट पर सर रख कर लेट गया। जब जरा बदन की गर्मी दूर हुई तो सर्दी महसूस होने लगी। मैंने घुटने अपनी छाती के साथ लगा लिए और गेंद सा बनाकर आंखें बंद कर लीं। बहुत थका हुआ था। नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आंख उस वक्त खुली जब एक रेलगाड़ी शोर मचाती लाइन पर से गुजरी। मैंने आंखें खोलकर देखा, आसमान पर सुबह का नूर फैला हुआ था। मैं अगरचे 2-3 घंटे ही सोया था मगर मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा और आगे रवाना हो गया। मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों के साथ होकर चल रहा था। दिन की सफ़ेदी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। फिर सूरज निकल आया। दूर तक खेत ही खेत थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड भी दिखाई दे रहे थे। बाएं जानिब काफ़ी फासले पर एक गांव आया। मैं आगे निकल गया। ये सारे गांव सिखों के ही हो सकते थे। ज़ाहिर है वहाँ कोई मुसलमान घर नहीं था। मैं किसी भी गांव में नहीं जा सकता था। हैरानी की बात यह थी कि अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया था। मैं काफ़ी देर तक चलता रहा। खेत खत्म हो गए। खेत खत्म हो गए तो वीरान ज़मीन का सिलसिला शुरू हो गया। एक छोटी सी नदी आई जिसके किनारे कीकर के दरख्त थे। मैंने कीकर की एक शाख तोड़कर उसकी मसवाक बनाई, उससे दांत साफ किए, नदी के पानी से मुंह हाथ धोया, थोड़ा सा पानी भी पिया। उसके बाद दोबारा आगे चल पड़ा। कहीं कहीं सिख हिंदू किसान खेतों में हल चलाते नजर आए मगर वो मुझसे काफी दूर थे। दूर से एक रेहड़ी आती नजर आई। मैं एक दरख्त की ओट में छुप गया। रेहड़ी चारे से लदी हुई थी। उस पर एक सिख बैठा था। जब रेहड़ी गुजर गई तो मैं दरख्त की ओर से निकलकर फिर चलने लगा। अब फिर खेत शुरू हो गए थे। एक जगह दूर रिट चल रहा था और उसकी आवाज आ रही थी। मैं चलता गया। एक गांव आ गया जो काफी बड़ा लगता था। कच्चे मकानों की सफेद सफेद दीवारें और उन पर झुके हुए दरख्त धूप में साफ नजर आ रहे थे मगर ये गांव मुझसे काफी फासले पर था। मैं उस गांव से कतराता आगे निकल गया। मुझे भूख महसूस होने लगी थी मगर वहां मैं किसी से खाने पीने को तलब नहीं कर सकता था। यह गांव भी ज़ाहिर है हिंदू सिखों का ही होगा। धूप काफी निकल आई थी और मुझे चलते चलते पसीना आ गया था। वहां कोई सड़क या रास्ता तो था नहीं। मैं खेतों खेत चल रहा था और कभी चलते चलते एक खेत में आ जाता, कभी दूसरे खेत की पगडंडी पर चलने लगता। यहाँ मेरे कद के बराबर ऊंची फसल थी। मैं एक खेत की पगडंडी पर से गुजर रहा था। मेरी रफ्तार सुस्त हो गई थी। मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। ये औरत किसी बच्चे को कुछ कह रही थी। मैं वहीं से वापस मुड़ने लगा था कि मेरे कदम अपने आप रुक गए। असल में उस औरत ने जो फसल के पीछे थी एक ऐसा जुमला बोल दिया था जिसने मेरे कदम रोक दिए थे। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।